गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आते हैं हम लोग आज को 11th का करेंगे हम लोग मॉडल सेट, हाँ, केमिस्ट्री का। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल फॉर विच एल इक्वल्स टू 3। समझ में आ रहा है? एजमुथल क्वांटम नंबर दे दिया है तुमको एल। ठीक है, और हमको पता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, इन अ सबसेल, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है? 2l+1। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल 2l+1। तुमको क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है ना? यहाँ पे है ना एजमुथल क्वांटम नंबर जब l=3 है, कितना पूछा है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो सिंपल सा बात है, एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। और तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l+1 है। ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल वैल्यू कितना है? एल वैल्यू हम लोग का क्या है? 3 है। समझ आ रहा है? फिर +1 कर दो। समझ में आ रहा है? अब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 3 6 और ये 7। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 14। ठीक है, टोटल देखो हम लोग का पास 14 आ गया। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? सिंपल ऑप्शन देखो कौन सा है। ऑप्शन तुम्हारा है डी। समझ में आ रहा है? तो एजमुथल क्वांटम नंबर दिया है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमको एजमुथल क्वांटम नंबर के जरिए हमको पता चलता है कि 12l+1 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितना? एक तो हमको अगर ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिल गया तो हमको पता है कि एक ऑर्बिटल में कितना, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो सिंपल हम यूनिटरी मेथड जैसा 2 से इंटू कर दिए तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं, है ना? सेकंड क्वेश्चन देखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर इज। सिंपल मॉलिक्यूलर मास तुमको निकालने बोला है। ठीक है, लेकिन हैवी वाटर है। ठीक है, हैवी वाटर हम लोग बोलते हैं D2O, या हाइड्रोजन नहीं, या हाइड्रोजन का आइसोटोप का यूज किया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन का तुम्हारा 3 आइसोटोप हमको दिखता है। ठीक है, हाइड्रोजन होता है, एक तुम्हारा ड्यूटेरियम होता है, एक ट्रिटियम होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे तुम्हारा उसका क्या हो जाता है? मास नंबर मिल जाता है। तो हमको अगर हमको यहाँ करना है इसका क्या, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो D2 का कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का मेरा कितना होता है? 16। तो ले देगा कितना आ जाता है? 20 पॉइंट समथिंग कुछ होता है डेसिमल में। ठीक है, पॉइंट के बाद। तो हम लोग अभी 20 लेके ही चलते हैं कैलकुलेशन के अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो तुम्हारा यहाँ सी आंसर है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन है कि बताओ कि ये जो कंसंट्रेशन यूनिट है ना, नीचे में जितना भी दिया गया है, कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और याद रखो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, और एक कमेंट भी छोड़ दो, हाँ, भूलना नहीं वो भी। इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, क्या लगता है? कर दो सब्सक्राइब। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देखो, इसको अगर हमको जानना है, बहुत बेसिक चीज है कि कंसंट्रेशन क्या टेम्परेचर पे डिपेंड कौन वाला होगा, कौन सा कंसंट्रेशन यूनिट। हाँ, कौन सा होगा? शायद मोल या मोलरिटी होगा, या मोलरिटी होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। तो देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस मास, ठीक है, ठीक है, मास तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। और हमको पता है कि मोलरिटी में हम लोग मास करते हैं, वॉल्यूम केजी लेते हैं। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन भी हम लोग तुम्हारा जो क्या है, मोल लेते हैं, मोल में हम लोग ग्राम लेते हैं, और मोलिकुलर मास लेते हैं। ठीक है, तो उसमें मास का बात है। और देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस कौन होता है? वॉल्यूम। याद रखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है? वॉल्यूम होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस वॉल्यूम होता है। चार्ल्स लॉ से भी हम उसको बता सकते हैं। नहीं तो हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन होता है ना, PV = क्या होता है? nRT। ठीक है,
एक्चुअली सब मिला के ही ये आइडियल गैस इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कंप्लीटली देख सकते हैं कि V और ये T समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, अगर टेम्परेचर हम अगर उसको बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अब तुम लोग पूछ रहा होगा कि इसको बताने का मतलब, तो इसके बताने का मतलब यही होता है कि इसमें चारों जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ मोलरिटी ही वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, इन लीटर लेते हैं। तो अगर मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है और वॉल्यूम किस पे डिपेंडेंट है, हमको चार्ल्स लॉ से पता चल रहा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जाहिर सी बात है कि मोलरिटी क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा। बाकी तुम्हारा ये मोलरिटी ये तो छोड़िए दो, ये मोल फ्रैक्शन, ये लोग क्या है, मास डिपेंडेंट है और मोलरिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट है। और वॉल्यूम किस पे डिपेंडेंट करता है, टेम्परेचर। तो तुम्हारा क्वेश्चन सिंपल पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो जाहिर सी बात है मोलरिटी उसका आंसर चल जाएगा। ठीक है, मोलरिटी उसका आंसर चल जाएगा। समझ में आ गया ना। मोलरिटी ही कंसंट्रेशन का एक यूनिट है जो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। और वो किस कहाँ से पता चलता है, चार्ल्स लॉ से पता चलता है, कि हमको क्लियरली दिख रहा है। चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर 2p ऑर्बिटल आर। वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स हम लोग को पढ़ते हैं कि 11th में क्वांटम नंबर 4 पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि 2p ऑर्बिटल के लिए जो हम लोग का क्वांटम नंबर से, जो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है n और l वैल्यू दिया है सिंपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है और एजिमुथल क्वांटम नंबर दिया है। ठीक है, तो उसका वैल्यू तुमको बताने बोल रहा है। तो हमको पता है कि जब भी हम कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो पहला का जो ये तुम्हारा न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो क्या किसको बताता है, एन वैल्यू बताता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PQN को बताता है। ठीक है, तो जहां जहां एन का वैल्यू यहाँ 2 होगा वो सब तो चांसेस है तुम्हारा सही होने के लिए। तो बी तो तुम्हारा n = 1 है, नहीं होगा। ए तुम्हारा नहीं होगा, ये सी और डी बचा हुआ है। ठीक है, और हमको पता है जो ये पी है ये एल वैल्यू किस में आता है। ठीक है, 0 होता है एस के लिए एल वैल्यू, है ना, 1 होता है पी के लिए। समझ में आ रहा है। तो एल वैल्यू 1 हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे कौन होगा, ये तो एल वैल्यू 2 दे दिया है, ये तो नहीं हो सकता। ये तुम्हारा n = 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर l = 1। तो तुम्हारा सही आंसर ये सी चल जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 2p ऑर्बिटल के लिए। समझ में आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम बेसिक, एकदम तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, तो इसमें उतना कुछ माथा लगाना नहीं था। चलो आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। हाँ, तुमको ये 4 ऑप्शन दिया, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बोला कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स बताना है इसमें। ठीक है, कैसे बताएं, कैसे बताएं, कैसे। हमको पता है कि एक मोल में कितना एटम होता है, 6.022 × 10⁻23 एटम पर मोल, है ना, एक मोल में। समझ में आ रहा है। और हमको पता है कि जो भी मोलर मास होता है एलिमेंट का वो एक मोल के बराबर होता है ना। तो अगर हम सिंपल यहाँ से निकालना चाहें, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का कितना हो जाता है 40, है ना, 40 अगर ग्राम में लेते हैं तो। समझ में आ रहा है। हमको निकालना है 1 ग्राम का। ठीक है, लेकिन 40 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, एक मोल के बराबर मास का, है ना, मोलर मास का। समझ में आ रहा है। तो अगर 1 मोल के बराबर, और 1 मोल में कितना एटम होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है ना, पर मोल। बात समझे। तो 40 ग्राम इक्वल्स टू इतना एटम हो जाएगा। तो 1 ग्राम का हमको सिंपल निकालना होगा, एक निकाल दे रहे हैं, बाकी हम फटाक से बना देंगे। 1 ग्राम का अगर हम निकालेंगे, ये 40 ग्राम किसका है, 40 ग्राम किसका है, कैल्शियम का। ठीक है, तो 1 ग्राम कैल्शियम का कितना होगा, 1 ग्राम कैल्शियम का कितना हो जाएगा जी, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल ये 40 नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग बाकी सब का निकालना चाहते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा जो ऊपर में है तुम्हारा Na एवोगाड्रो नंबर, ये एटम डिवाइडेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। एक सोडियम का तुम्हारा ये मास हो जाता है, एटॉमिक मास 23। उसी तरह लिथियम का कितना हो जाएगा, Na लिखेंगे ऊपर में, एवोगाड्रो नंबर यही वाला, ये वाला, ये Na, ये Na, ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा।
इसके बाद तुम्हारा क्या बचा, Cl2, Cl2 71 होता है उसका, जब तुम अगर उसको मास निकालेगा तो ऊपर में क्या वही Na हो जाएगा। तो देखो हम लोग सिंपल से मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है जितना कम होगा, ठीक है, उतना क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम तुम्हारा बढ़ जाएगा, है ना। और इधर ये वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा तो हमको जो फाइनल वैल्यू है वो हमको कम मिलेगा। तो सिंपल हमें यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 7 है लिथियम का, तो जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किस में चल जाएगा तुम्हारा, लिथियम वाला, सी आंसर, ठीक है। बात समझ आ रहा है। डिनोमिनेटर मतलब क्या, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो मेन जो तुम्हारा जो रिजल्ट आउटकम है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उतना ही छोटा होते जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है। अरे सिंपल सा बात है, देखो हम ले लेते 1/1, 1/2, ठीक है। तो 1/1 का मतलब 1 और 1/2 का मतलब कितना हो जाता है, 0.5। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो जो 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 तुम्हारा जो आएगा आउटकम, ठीक है, वो 0.5 आ रहा है, घट गया ना, ये बड़ा है तो। और ये देखो 2 से कहाँ 1 पहुंच गए, तो तुमको जो जो फाइनल जो वैल्यू आएगा वो 1 आ जाएगा, तो बढ़ गया। उसी तरह यहाँ पर भी सिंपल से ट्रिक लगा दिए, मैथमेटिक्स लगा दिए हैं, ट्रिक नहीं बोलेंगे, मैथमेटिक्स है, ठीक है। आगे चलें आगे चलते हैं। Fe is D ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक एलिमेंट, नन ऑफ दीज, ठीक है। अरे देख रहा, ये तो दिख रहा है, Fe क्या हो जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसका है, 3D सीरीज में, मतलब D ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन को जब हम उसको कंबशन मतलब करेंगे, उसको जलाएंगे, तो हमको कितना वाटर मिलेगा, कितना ग्राम वाटर मिलेगा, ठीक है। सिंपल इसका तुमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा, CH4, ठीक है, O2 के प्रेजेंस में, कंबशन तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा, ठीक है। क्या क्या निकल जाता है जी, बोलो, 2H2O प्लस CO2, ठीक है है ना, बैलेंस कर लेना। लेकिन हमको इतना पता है कि हम लोग को ये जो एक ये यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब 1 मोल, समझ में आ रहा है। 1 मोल जो तुम्हारी ये मीथेन है, ठीक है, 1 मोल मीथेन है, वो हमको कितना मोल वाटर दे रहा है, 2 मोल, समझ में आ रहा है। और मीथेन का मेरा कितना ग्राम होता है जी, अभी वो लिखा है देखो यहाँ 16 ग्राम, ठीक है, 16 ग्राम हो रहा है इसका, 1 मोल का जो मोलर मास होता है, तो 2 मोल हमको उससे वाटर मिल रहा है, तो वाटर का कितना होता है, ठीक है, वाटर का कितना होता है जी, 2 और 16 18 ग्राम, समझ में आ रहा है। तो इंटू कर दो, 18 दुगुना 36 ग्राम, देखो आंसर तुम्हारा कोई मिल रहा है, ए नंबर, समझ में आ रहा है। जब भी हम लोग कंबशन जलाते हैं, ठीक है, तो हमको तुम्हारा क्या मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड। अरे कुछ भी हम जलाते हैं तो क्या धुआं निकलता है ना, और वाटर वेपर निकलता है, समझ में आ रहा है। तो वही चीज है, तो 1 मोल मीथेन तुम्हारा 2 मोल ऑफ वाटर देगा, समझ में आ रहा है ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो 1 मोल 2 मोल वाटर देगा, तो 1 मोल मीथेन का 16 ग्राम है, तो 2 मोल का क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाटर का जितना मोलर मास है 18 ग्राम, तो करो 18 दूनी 36, ठीक है, आंसर ए वाला चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कौन सा नहीं सही होगा, ठीक है। 4s तो मेरा होता है, 5f भी हो जाएगा, ठीक है, 2p भी हो जाएगा, है ना, ये वाला नहीं होगा, 2d कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि हमको पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है सबसेल, ठीक है। कितना सबसेल होगा तुम्हारे पास, s सबसेल आएगा, p सबसेल आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, n वैल्यू पे। अगर यहाँ पे n 1 है तो तुम्हारा जो सबसेल सिर्फ s आएगा, ठीक है, एक ही तुम्हारा सबसेल आएगा, s सबसेल। n वैल्यू 1 है तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, s सबसेल आएगा, ठीक है जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू उतना। तो अगर ये 2 मेरा आगे वाला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 2, तो मेरा जाहिर सी बात है 2 ही सबसेल आ सकता है। क्या क्या आ सकता है, एक 2s आ सकता है, एक 2p आ सकता है, 2d तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है उतना ही नंबर ऑफ सबसेल्स आता है,
ठीक है, तो सिंपल सा बात है, तुमको पूछा है कौन वाला सही नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ शेल ऑफ Cu एटम। Cu का, कॉपर का, देखो क्रोमियम और कॉपर ये दो तुम्हारे मतलब तुम्हारा एक्सेप्शन नहीं बोल सकते उसको, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसको मिलता है जब अगर वो कंप्लीटली हाफ फील्ड हो, क्रोमियम के समय में होता है, और कॉपर के टाइम में तुम्हारा कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो तुमको सिंपल पूछा कि फोर्थ सेल में, मतलब फोर्थ सेल मतलब n=4 है ना, तो अगर कॉपर का हम देखना चाहें तो क्या हो जाता है जी, 29 होता है ना, तो क्या हो जाता है 3d 10 होता है और 4s 1 होता है, तो यही तो है मेरा फोर्थ सेल। तो फोर्थ सेल में तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, तुम्हारा आएगा डी आंसर। ठीक है, बहुत सुंदर जवाब चल जाएगा इसका। आते हैं आगे। सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है, सब्सक्राइब करने मत भूलना। हाँ चलो, इतना जल्दी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। Which of the following species will have the largest size? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, वो एकदम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, हमको पता है। will have the largest size, जिसका साइज क्या है, बड़ा हो। ठीक है, तो हम लोग पता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आयनेशन इंथैल्पी बढ़ता है, आयनेशन इंथैल्पी बढ़ता है तो क्या करता है, वो सिंक्रोनाइज करता है, उसका रेडियस घटता है। हाँ, तो यहाँ पे जितना भी ये सब है, ये आयन सब है ना, ठीक है, तो ये सब ऑब्वियस बात है कि इन लोग से क्या हो जाएगा, छोटा ही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इतना तो हमको पक्का पता चल गया कि Mg और Al, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइज में बड़ा होगा किन लोग से, Mg+2 और Al+3 से। ठीक है, अब रहा बात ये दोनों में क्या हो जाएगा, Al3+ है, और हम लोग जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज घटते जाता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सबसे छोटा है ना, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन चल जाएगा तुम्हारा, मैग्नीशियम। ये समझ में आ रहा है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम क्यों हम भी बोले हैं कि मैग्नीशियम से जब एल्युमिनियम जाएगा तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने से रेडियस डिक्रीज करता है। ठीक है, साइज घटता है, क्यों, तुम्हारा जो जेड इफेक्टिव है ना, जब न्यूक्लियर जो तुम्हारा चार्ज है वो बढ़ता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसीलिए तो तुम्हारा कौन सा आंसर चल जाएगा यहाँ पे, Mg चल जाएगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज, तो कहाँ चल जाएगा, Mg चल जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है, चलते हैं आगे, चलते हैं। इजी क्वेश्चन था ये। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 35 याद रखना, इसको याद रखने के लिए ये भी कर सकते हैं कि देखो, अरे इसको याद रखने के लिए 35 है ना, तो हमको याद करो कि हीलियम है ना, नियॉन, क्रिप्टॉन है ना, ये वाला, ये इसका कितना होता है, 36 होता है ना, ये फोर्थ पीरियड में है, तो 36 से जस्ट पहले तुम्हारा क्या हो जाएगा, 35। बात समझे, तो ये कहाँ पे आता है तुम्हारा, एकदम पीरियोडिक टेबल का जो ये वाला पोर्शन है ना, इस वाला पोर्शन में, यहाँ तुम्हारा नोबल गैसेस है, उसके बाद ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो हेलोजन ग्रुप का जो मिलता है उसी में तुमको 35 मिल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, बताओ यहाँ से, कहाँ गया जी, पी ब्लॉक। ठीक है, ठीक है, क्या आ जाएगा, पी ब्लॉक है ना, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, समझ में आ गया। आईयूपीएसी सिंबल ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर, आईयूपीएसी सिंबल, हाँ ये तो जानना चाहिए, क्या हो गया यार। ठीक है, आईयूपीएसी सिंबल आता है, देखो आईयूपीएसी सिंबल 0 के लिए क्या लिखते हैं, नील लिखते हैं। ठीक है, और इसका शॉर्ट हैंड हम लोग क्या लिख देते हैं, स्मॉल n। समझ में आ रहा है, जैसे 1 होता है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अन लिखते हैं, और उसका शॉर्ट हैंड u लिखते हैं। समझ में आ रहा है, 2 का कितना हो जाता है, बोलो, बाय लिखते हैं। ठीक है, 2 के लिए क्या लिखते हैं, बाय है ना, और उसका सिर्फ शॉर्ट हैंड, शॉर्ट एब्रिविएशन b लिखते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग का 9 पूछा है, 9 के लिए होता है इन होता है। ठीक है, इन होता है, ठीक है, उसका हम लोग क्या ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, सिंपल। समझ में आ रहा है, तो तुमको देख रहे हो, हमको क्या है, 1 to 9 है, 1 के लिए क्या हो जाएगा यू, 2 के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा बी, ठीक है, 9 के लिए ई हो जाएगा, तो तुम्हारा यू बी ई, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यू बी हो जाएगा कि नहीं। चलो आगे चलते हैं।
ओहो, हेलोजन बिलोंग्स टू, अरे बाबा ये तो सिंपल आंसर है रे, इसमें कुछ माथा ही नहीं लगाना है। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन, अभी तो हम पिछले बारे पता है कि चार्ल्स लॉ किसका हो जाता है, वॉल्यूम और किसका, टेम्परेचर का, वो मोलरिटी वाला क्वेश्चन में बताया ना, तो ये बी आंसर चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हाँ इसमें थोड़ा मजेदार वाला चीज है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स बोला है, अर्थ क्रस्ट नहीं बोला है। अर्थ क्रस्ट में तुम्हारा ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वो ऑक्सीजन होता है, समझा। और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो मिलता है वो तुम्हारा हाइड्रोजन होता है। ये करीब करीब 70 to 75% होता है। किसी बुक में तुम्हारा 70 रहता है, किसी बुक में 75 रहता है, अलग अलग डेटा देता है। और इसके जस्ट बाद जो होता है वो हीलियम होता है, 28% समथिंग, या पॉइंट में कुछ आगे जाता है। ठीक है, तो ये कैसे, अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, जब बिग बैंग थ्योरी जब हम लोग जब बोला पूरा दुनिया जब बना, पूरा यूनिवर्स, तब दो ही ये एलिमेंट निकला बहुत ज्यादा मात्रा में, एक हाइड्रोजन, एक हीलियम, हीलियम गैस। ठीक है, और हाइड्रोजन उस हिसाब से तुम्हारा 70 to 75% पूरा यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एबेंडेंट का मतलब है जो पाया जाता है, ठीक है, जिसकी उपलब्धता ज्यादा हो पूरा यूनिवर्स में, एक ऐसा एलिमेंट के बारे में बताना है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। कहाँ, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी के से हम लोग को मिल जाएगा। आते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, तीन गैस किसका मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है और हाइड्रोजन का है, बी आंसर। ठीक है, इसको वाटर गैस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वाटर गैस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका यूज हम, जैसे तुम्हारा मेथनॉल है या बहुत सारा ऐसा हाइड्रोकार्बन है, उसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एज ए सिंथेसिस गैस इसको यूज करते हैं बहुत सारा, और भी प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोकार्बन, इसीलिए इसका शॉर्ट में नाम दे दिया है SYN, सीन गैस। मतलब इसको ये भी बोलते हैं कि सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में सीन गैस लिख दिया है। और इसको वाटर गैस भी बोलते हैं। तो सिंपल तुम्हारा कौन सा चला जाएगा जी, बी चल जाएगा, H2 और CO। ठीक है, रुको थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है, आते हैं। ठीक है, तो इसका इसके बारे में पता चल गया। देखो वो अभी बोले ना, मेथनॉल और जितना भी तुम्हारा और भी हाइड्रोकार्बन से इससे बनाते हैं। ठीक है, इसका एक जनरल फॉर्मूला, एक बुक का जनरल फॉर्मूला भी है इसका। ठीक है, सिंपल हाइड्रोकार्बन लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसका वाटर के साथ और हीट बहुत ज़्यादा देते हैं। ठीक है, हीट बहुत ज़्यादा देते हैं, तो मेरा इस टाइप का आ जाएगा। उतना डिटेल में तुमको रिएक्शन लिखा के कोई बहादुरी का बात है नहीं, वो आराम से तुम जाके देख सकता है। ठीक है, सिंपल CnH2n+2 होता है, प्लस तुम्हारा H2O होता है ना, NH2O होता है, और NCO उसमें निकलता है तुम्हारा, और 2n+1 तुम्हारा क्या निकल जाता है, H2 निकल जाता है। ठीक है, अगर तुम अगर देखना चाहो तो तुम देख सकता है, ये CnH2n+2। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, NH2O। ठीक है, क्या हो जाएगा, NH2O है ना, NH2O, तो क्या बना देता है, NCO+2n+1, क्या हो जाएगा जी, H2 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का तुमको मिलता है। ठीक है, इस टाइप का तुमको मिलता है।
तो यहाँ पे हम लोग सिंपल मतलब इसी तरह हमको ये वाला मिलता है, क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलो, सीन गैस बोलो। और अभी का टाइम में हम लोग ये जो वाटर गैस बोलो, सीन गैस बोलो, हम सुएज से बनाते हैं, है ना, और भी बहुत सारा चीज से बनाते हैं, है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन CuSO4.5H2। हाँ, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल। देखो इसका सिंपल आंसर 1 होता है। इसका कंसेप्ट अभी बताते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चीज है, ये तुम लोग 12th में पढ़ोगे। हाँ, देखो जब CuSO4 लिखते हैं ना, तो ये जो हाइड्रोजन है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इधर आता है, अंदर आता है। और तुम्हारा SO4 और ये 2 माइनस डॉट तुम्हारा एक H2O मॉलिक्यूल बाहर रहता है। तो तुम्हारा यही एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहता है। और बाकी जो 4 वाटर मॉलिक्यूल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हारा नहीं दिखाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर 1 चल जाएगा। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। अरे खांसी हो, ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। हा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी एकदम एग्जाम्पल का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये एकदम दिख रहा है CH3 4। बाकी समय अभी बता देते हैं कैसे। देखो हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ चुके हैं 11th में। हम लोग सिंपल अल्फा हाइड्रोजन गिनते हैं कि वो ना अल्फा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो अल्फा हाइड्रोजन रेजोनेंस में जाता है, इसलिए उसको, और उस जो कार्बोकेटायन है प्लस चार्ज है, उसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो ये देखो CH3 जो 3 को है, ठीक है, अल्फा, पहले तो अल्फा हाइड्रोजन समझो कि अल्फा कार्बन किसको बोलेंगे, जिस कार्बन से हम लोग चेक करें उसके जो पहला ही जो ज्वाइंट होगा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इससे जो भी हाइड्रोजन जुड़ा है उसको बोल देंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, बाकी अगर दूसरा सब में तुम चेक करके देख सकता है, जैसे ये वाला ले लेते हैं, C है, यहाँ पे CH2 है, ठीक है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, 3 को CH3 है। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा तुम्हारा क्या है, यहाँ पे ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में तुम्हारा एक भी जीरो तुम्हारा हाइड्रोजन है ही नहीं, और इसके बाद तो इधर भी कुछ तुम्हारा कुछ नहीं है, तो ये तुम्हारा नहीं हो सकता, ये मतलब B होगा। बाकी तुम चेक कर सकता है बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो स्टेबलाइज कर रहा है ये 9 अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बोकेटाइन को कर रहा है। तो तुमको पूछबो किया है कि जो सबसे स्टेबल है वही बताना है। ठीक है, आगे चल जाते हैं। ठीक है, अभी बहुत क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, के बारे में 40 को दे दिया है। ठीक है, द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, ये थोड़ा GS टाइप का क्वेश्चन है ना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेगा तब पता चलेगा, है ना। सिंपल पूछा है, द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, ठीक है, और आइसोलेशन के लिए कौन सा मेथड हम लोग के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है ना, जो बहुत बढ़िया है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन के, अरे कहाँ चली जा, हम पढ़ चुके हैं क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, डिस्टिलेशन के बारे में, ठीक है, सब्लिमेशन के बारे में। आंसर होता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा हिस्ट्री का जाने तो इसका नाम कैसे पड़ा, ये जो ना क्रोमा, ठीक है, ये जो है ना क्रोमा, ये तुम्हारा ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है तुम्हारा, बात समझे। हाँ, और ये क्रोमा का मतलब सिंपल होता है कलर। तो ये नाम पड़ा कहीं क्यों, कलर वाला। पहला क्या होता था कि कलर सब्सटेंसेस को आइसोलेट करने के लिए ये यूज किया जाता था, ये टेक्निक, इसलिए उसका नाम उसके आधार पे दे दिया गया, इसलिए क्रोमेटोग्राफी, वर्ड कमिंग फ्रॉम ग्रीक वर्ड ना क्रोमा, दैट्स मीन्स कलर। आते हैं, CaCO3 इज नोन एज, ठीक है, ये होता है यार लाइम स्टोन। ठीक है, तुम्हारा लाइम वाटर क्या होता है, जब हम लोग
सी को कैल्शियम को कहाँ पानी में डाल देते हैं, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, क्विक लाइम क्या होता है CaO, और मिल्क ऑफ लाइम में भी तुम्हारा CaOH होल ट्वाइस आता है। तो तुम्हारा ले दे के तुम्हारा ये डी है सही, समझ में आ रहा है, इसमें ज्यादा टेंशन का बात नहीं है।